हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आपका दोस्त धनजी। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं सेशंस 8। सेट प्रैक्टिस चल रहा है। सेट प्रैक्टिस ग्रुप डी का चल रहा है। किसका? ग्रुप डी के सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं हर रोज़ रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, जिसमें कि यह 8वां सेट है। कुल क्वेश्चन होते हैं 25, जिसमें से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और बायो के क्वेश्चन होते हैं। यह वे सारे क्वेश्चन हैं जो 2018 के ग्रुप डी में पूछे गए हैं। जो 2018 के प्रीवियस ईयर्स में जो ग्रुप डी में हुए हैं उनके क्वेश्चनों का संग्रह है, और उसी आधार पर हम लोग एमसीक्यू सेशन लेकर आते हैं और उसको आंसर करते हैं, और उसके बाद उसका डिस्कशन देखते हैं कि इसका क्या डिस्कशन हो। तो एक बार सभी लोग को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जल्दी सभी लोग जुड़िए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और यह क्या है, 8वां सेट है। एक बार सब लोग को शेयर करिए, और आप भी आते हैं और अपने साथ भी जितने लोग हैं वो सबको शेयर करिए, और 9 बजे तक सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन पहले स्टार्ट हो और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए जितने भी लोग जुड़े हैं। 1 मिनट वेट कर लिया जाए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। सभी लोग क्या हो, यह सेट नंबर 8वां है। प्रत्येक रात 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस को। जो सेट नंबर 8वां है उसको आज से स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चनों का 8वां सेट, रोज़ रात्रि 9 बजे एमसीक्यू सेशंस के रूप में। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और जो लोग जुड़ चुके हैं वे आंसर कीजिए। तब तक से कुछ लोग का इंतज़ार भी कर लिया जाएगा, और आप लोग जुड़े हैं तो आंसर भी कर लीजिए इसका। कि समीकरण F बराबर a में न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट नियम के रूप में, सेकेंड नियम के रूप में, थर्ड नियम के रूप में, या फोर्थ नियम के रूप में। आपको बताना है कि जो F बराबर a में होता है वह न्यूटन के दूसरा समीकरण है, तीसरा है, चौथा है, या पहला है। बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए पहला का, और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी से जुड़िए और पहला का आंसर कीजिए। जो लोग जुड़े हैं आंसर कीजिए। चलिए, अगर समीकरण की बात कहा जाए कि F बराबर a में न्यूटन के किस नियम का बात कह रहा है, तो यह जो न्यूटन के किस नियम का है, तो यह न्यूटन के सेकेंड नियम का है। जो न्यूटन का सेकेंड नियम होता है उसी से हमें F बराबर a में मिलता है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो F होता है वे समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के। मतलब कि संवेग में परिवर्तन उसके बल के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि mv माइनस mu/mt, और यहाँ से आप जब कॉमन ले रहे थे m, तो v माइनस u/t हो जा रहा था, और f जो है m को जैसा का तैसा छोड़ दिया जाता, और v माइनस u/t को a लिखा जा सकता है। तो यह किससे प्राप्त हो रहा था? तो बल का व्यंजक पूछता है तो न्यूटन के दूसरे नियम से, जबकि बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त होता है। तो यह था कि F बराबर a में किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन से प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो a त्वरण के साथ गतिशील है, तो वस्तु पर जो प्रयुक्त बल है क्या होगा। आपसे पूछा है कि जो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है उस पे त्वरण जो है a गतिशील हो रहा है, तो बल क्या होगा। बताइए, दूसरा का आंसर कीजिए जल्दी से। कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु हो और त्वरण a से गतिशील हो तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा।
ए बाई एम, एम बाई ए, एम गुणे ए या ए प्लस एम होता है? बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। दूसरा नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो ए त्वरण के साथ गतिशील होगा तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? चलिए अगर अभी देखें जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही था, क्या था, डायरेक्ट था कि F बराबर क्या था, ma था। F बराबर ma था, मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहा जाता है। तो कहेंगे कि F बराबर ma होता है, तो F बराबर ma होता है, जो कि पिछला ही में देखेगा कि F जो है द्रव्यमान किसके, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यह 5 तारीख में पूछा हुआ था क्वेश्चन और यह 12 तारीख 10वां महीना में पूछा है आपसे कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु को a त्वरण से गतिशील हो रहा है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देख कर जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक वस्तु का द्रव्यमान है 85 kg, ठीक है, और उसका वेग है 60 मीटर पर सेकेंड, तो संवेग बताइए कितना होगा। आपको बताना है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 85 kg और 60 के वेग से चल रहा है, तो उसका द्रव्यमान कितना और उसका संवेग कितना होगा। संवेग बताना है आपको, संवेग बताइए जल्दी से। आज जब भी आप लोग टेस्ट देने बैठिए कलम कॉपी कम से कम ले लीजिए ताकि कुछ नोट करना हो तो नोट भी कर सके आप। ऐसा तो नहीं है कि सभी आपको सिर्फ टिक मार्क ही करना, कुछ बात ऐसे भी होंगे जो कि लिखवाया जाएगा, आपको समय पर याद रखना होता। तो पेन कॉपी लेकर ही बैठें टेस्ट देने, सिर्फ इसी तरह नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि कुछ नोट्स भी करना हो तो आप लोग नोट कर सकें। तो चलिए इसका आंसर कीजिए कि 85 kg का है और इतना के चल रहा है, तो संवेग क्या होगा बताइए, इसका संवेग कितना होगा। तो आपको पता है कि संवेग जो होता है, क्या संवेग जो होता है वे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। मतलब कि P जो होता है mvp बराबर mv होता है। तो आपका m दे दिया है और v दे दिया है, तो क्या P निकाल सकते हैं कि यह है 85 और यह क्या है 60। तो अब इसको गुणा कर दीजिए 85 और 60 को। तो 85 और 60 को जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 8 6 48, 3 51 और यह क्या 1 0 और है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए एक 51,000 है और एक 51,100 है। तो आप लोग जल्दबाजी में कहीं 51,100 को 51,000 मत मार दीजिएगा। और संवेग है तो इसका मात्रा क्या होगा, द्रव्यमान है तो इसका मतलब कि इसका होगा kg, द्रव्यमान के लिए kg, और वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं। तो कहेंगे कि 5100 kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग के लिए 510 भी है, 51,000 भी है, 5100 भी है। तो आपको ध्यान में रख कर मारना है कि 5100 होगा, और वो भी मात्रक भी याद रखना है कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो रॉकेट उड़ान भरता है, जब रॉकेट उड़ान भरता है तो वह किसके ऊर्जा के संरक्षण पे नियम करता है, संवेग के संरक्षण के नियम पे कार्य करता है, या गति के दूसरे नियम पर, या गति के पहले नियम पे कार्य करता है। बताइए कि जब रॉकेट उड़ान भरता है तो किस पे निर्भर करता है, बताइए जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, संवेग संरक्षण के नियम पे, या गति के दूसरे नियम पे। तो चलिए अगर इसका राइट आंसर्स की अगर बात किया जाए कि 4 नंबर का राइट आंसर्स क्या होगा, तो रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जाता है, तो वह संवेग के संरक्षण के रूप में समझा जाता है। अच्छा, यह जो रॉकेट होता है, रॉकेट जो होता है, आपको रॉकेट का उड़ान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है।
अब संवेग संरक्षण जो है इस नियम के अनुसार जो है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि कण को किसी समूह या निकाय पर, क्या, कण को किसी समूह या निकाय पर, समूह या निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहा होता है, फिर से कोई कण, क्या, फिर से सुनिएगा, यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है नियत रहता है। मतलब कि किसी कण या किसी समूह पर उस पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा होगा तो उसका कुल संवेग जो क्या होता है, नियत रहता है। मतलब कि जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं उस पे कोई, तब तक उसका कुल संवेग जो होता है नियत रहता है। क्योंकि आपको पता है कि P बराबर mv होता है संवेग, और द्रव्यमान और वेग में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। मतलब कि इस कण या समूह पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका जो निकाय, उस निकाय का कुल संवेग जो होता है संरक्षित होता है। मतलब कि जब तक आप इसके वेग में कोई चेंजिंग नहीं, वेग कम कीजिएगा संवेग कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम कीजिएगा द्रव्यमान कम भी संवेग कम हो जाएगा। तक संवेग संरक्षण कहता है कि जब कोई कण या समूह पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता है तो उसका कुल संवेग जो रहता है नियत रहता है। तो यह क्या होता है, संवेग संरक्षण पे यही कहता है कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं होगा उसका संवेग क्या होगा, नियत होगा। तो जो रॉकेट उड़ान भरता है वे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अगर 150 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु को 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड के वेग से त्वरित हो जाता है तो आपको त्वरण बताना है कि त्वरण कितना होगा। आपको सिर्फ त्वरण बताना है कि इसका त्वरण कितना होगा। 5वां का आंसर कीजिए, 5 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से, और सभी लोग समय से जुड़ा कीजिए और जल्दी से जुड़िए सभी लोग। जो लोग नहीं जुड़े उसको एक बार शेयर कर दीजिए। पता होता है कि 9 बजे का सेशन होता है तब पर भी लेट करते हैं आप लोग। चलिए, अगर 150 kg की, और आपसे पूछा क्या है, त्वरण पूछा है। क्या पूछा है, त्वरण होता है। त्वरण के लिए आपको पता है कि A जो होता है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा के T से भाग कर दीजिए। यानी कि पहले जो जिस वेग से चल रहा है और अब जिस वेग से चल रहा है, तो अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग से घटाकर और समय से भाग दे दीजिएगा, त्वरण निकल जाएगा। आप देखिए, कहा कि 5 सेकेंड में 6 मीटर से 16 मीटर का वेग से त्वरित हो जाता है। इसका मतलब कि जो u था इसका, वे तो 6 मीटर पर सेकेंड था और v जो था इसका 16 मीटर पर सेकेंड था। अब कितने समय में हो गया है, तो टाइम है 5 सेकेंड में, तो है तो 5 सेकेंड में। अब जैसा का तैसा रख दीजिए। तो अंतिम वेग है 16 और प्रारंभिक वेग है 6 और समय कितना है 5, तो 5 से 16 में से 6 घटा बचा 10, 10 को 5 से भाग दीजिएगा, कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में। और त्वरण है, और त्वरण के लिए आपको मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। आप सबों को पता होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 2 मीटर सेकेंड के पावर -2 होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, माइनस में नहीं। कभी भी माइनस में कब होता है, जब ऋणात्मक होता तब पर भी त्वरण कभी माइनस में दिखाया नहीं जाता है, भले ही ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें -2 लगाया था लेकिन इसमें -2 नहीं होगा, इसलिए 5 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 6ठा नंबर कि जो जी है, जी का इकाई त्वरण क्या होगा। आपको स्मॉल जी का बताना है कि स्मॉल जी जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होता है।
स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस अभी पीछे ही बताए हैं, क्योंकि अभी जी का मान बताए ना। ये जो होता है वह क्षैतिज गति के लिए, और जी जो होता है उदग्र ऊपर या नीचे की गति के लिए। जब गति ऊपर या नीचे कर रही हो तो उसके लिए जी होता है, और जी का मान कितना होता है? तो 9.8 होता है। और इसका मात्रक पूछता है तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2⁻² होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 7वां नंबर। उत्प्लावक बल, यानी कि इसको उत्प्लावक बल का जो सिद्धांत है के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। मतलब कि जो उत्प्लावन बल है उसके सिद्धांत पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? नील्स बोर को, केपलर को, केन रुथरफोर्ड को, आर्किमिडीज को? आंसर कीजिए जल्दी से, किसको जाता है? उत्प्लावक बल के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? 7 नंबर का आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, जल्दी से कीजिए आंसर सब लोग। तो देखिए, अगर उत्प्लावक बल के सिद्धांत की अगर बात कहा जाए तो यह किसने दिया था? आर्किमिडीज साहब ने दिया था। यह सभी को पता है कि उत्प्लावक बल के सिद्धांत को किसने दिया था? आर्किमिडीज साहब ने दिया था। अब कहे कि ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने दिया था। नील्स बोर, बोर मॉडल, जो परमाणु सिद्धांत के बोर मॉडल्स होता है उस पर दिए थे, और आर्किमिडीज तो हो ही गए। 8 नंबर, जब आप एक कॉइल के स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं? जब आप एक कॉइल के स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, बढ़ता है या घटता है? इसका आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर कीजिए जल्दी से, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। अगर आपका कॉइल स्प्रिंग की अगर बात कर रहा है कि कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, बढ़ती है या घटती है? बताइए क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अगर इसकी आंसर की अगर बात कहा जाए कि जब आप कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं तो क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि अगर सामान्य रूप से कोई स्प्रिंग होता है, मान लीजिए ऐसे 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 स्प्रिंग होता है, अपनी सामान्य स्थिति में है, और एक बार क्या कर रहे हैं कि इसी स्प्रिंग को खींच के बढ़ा रहे हैं, और एक बार इसी स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं कि दबा रहे हैं और दबा के छोटा कर दे रहे हैं। पहले यह सामान्य स्थिति में था, सामान्य स्थिति में था, अब इसको कहा कि ये दबाए और इसको कहा कि एक बार खींचे। तो जब आप स्प्रिंग को सामान्य स्थिति से दबाएंगे तब पर भी उसमें कार्य करने की ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि छोड़ने उसमें ऊर्जा संचित हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग को दबाकर रखने पर भी उसमें कुछ कार्य करने की ऊर्जा होती है, और खींच कर रखने पर भी उसमें क्या होते है? कुछ कार्य करने की ऊर्जा होती है। तो स्प्रिंग को आप जब कॉइल या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो उसकी प्रत्यास्थ जो स्थितिज ऊर्जा होती है, हर स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ती है। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तब पर भी उसकी जो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, या स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तब पर भी क्या होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो पुला की जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, हमेशा जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है बढ़ेगी। किसकी? तो यह कॉइल स्प्रिंग की थी।
तो कॉइल स्प्रिंग जब समान स्थिति, मान लीजिए कि कॉइल स्प्रिंग समान स्थिति में क्या था, समान स्थिति मान लीजिए कि इतना बड़ा था, और जब आप खींच के किए तो इतना बड़ा हो गया। क्या हो गया? इतना बड़ा। और दबाने पर क्या हो रहा है? इतना बड़ा। तो आप सामान्य स्थिति से आप स्प्रिंग को कभी देखे होंगे, तो स्प्रिंग को जब दबाते हैं तब पर भी उसमें छोड़ने पर भागता है, और खींचते हैं तब पर भी, मतलब कि दबा कर रखे तब पर भी उसमें ऊर्जा संचित हो जाता है, कुछ करने की क्षमता रखता है, और खींचकर भी रखे तब पर भी। यानी कहेंगे कि जब कंप्रेस कॉइल होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा दोनों स्थिति में क्या होती है? बढ़ती है। आप कंप्रेस करके रखिए या उसको खींच कर रखिए, दोनों स्थिति में क्या होगा? वह बढ़ेगा। अपरिवर्तित अपनी समान स्थिति में होगा, कम नहीं होता है। आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ये 8 को फिजिक्स हो गया, अब केमिस्ट्री बताइए। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। दूसरा कह रहा है कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या एक से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है। बताइए, दोनों सत्य है, एक सत्य है, एक असत्य है, बी असत्य है, या दोनों सत्य है? आंसर कीजिए 9th नंबर का, कि 9th नंबर का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखकर आंसर कीजिएगा, जल्दी से नहीं, तुक्का नहीं मारिएगा। बताइए 9th नंबर क्या होगा? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री चल रहा है। तो आपसे पूछा कि अगर संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उसमें जितने भी तत्व होंगे उनके परमाणु संख्या समान होते हैं। दम बात सही है। दिखाते हैं कैसे होता है। ये बात क्या सत्य है? जब संतुलित रासायनिक समीकरण होंगे तो जो अभिकारक होंगे, जो अभिकारकों होंगे और उत्पादों में जो विभिन्न तत्वों की संख्या होगी वह क्या होती है? समान होती है। लेकिन जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें अभिकारक और उत्पाद में एक या एक से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है। अब कहिएगा कि इसको कैसे समझाइएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे दो समीकरण लिख लेते हैं। एक समीकरण लिखते हैं N+H2O, ठीक है? यह क्या है? अभिकारक है, और इसके फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण हुआ NaOH+H2, ठीक है? आपको सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराए और बनाए NaOH और H2। अब बताइए कि यह अभिकारक है, सोडियम तो है एक, यहाँ पे सोडियम हो गया एक, यहाँ पे है हाइड्रोजन एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया कितना? एक और दो कितना हो गया? 3। और ऑक्सीजन यहाँ पे एक था, यहाँ पर भी एक। यानी कि कहेंगे कि यहाँ अभिकारक में जब आप सोडियम एक रखे तो सोडियम तो आपका एक मिला, सही बात है। हाइड्रोजन जब यहाँ पे 2 रखे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कैसे हो गया? मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना निकल के आ गया? 3 आ गया, जबकि ऑक्सीजन 1 है। तो कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है, तो कहेंगे कि यह कैसा समीकरण है? तो असंतुलित समीकरण है। कैसा रासायनिक समीकरण है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के 2 अणु जैसे कि Mg2Mg को जब O2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तब अभिक्रिया के फलस्वरूप 2MgO बनता है। क्या बनता है? 2MgO बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु होने चाहिए इधर भी। तो देखिए मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के भी कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। मतलब कि यह जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है।
रासायनिक समीकरण है और यह क्या है, असंतुलित। ध्यान से समझिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहेंगे जो कि अभिकारक जो हों, जितनी संख्या में अभिकारक हों उतने ही संख्या में उत्पादक भी होंगे, तो वे होंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण में जितने अभिकारक होते हैं उससे कम या बेसी हो सकते हैं उनके तत्वों की संख्या, वे होते असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक और उत्पादों में के जो विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणु संख्या समान होते हैं। समान कैसे होते हैं देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे थे, 2mg आप प्लस O2 कर रहे थे, तब उत्पाद क्या बन रहा था, तो 2MgO। तो देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक में उत्पाद में विभिन्न तत्व, जैसे कि एक मैग्नीशियम हुआ था, एक ऑक्सीजन हुआ था, विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है। जैसे मैग्नीशियम भी समान हो गया और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन जितना था उतना ऑक्सीजन भी हो गया, मैग्नीशियम जितना था उतना मैग्नीशियम भी हो गया। जबकि जो Na यहाँ पे था, NaH2O को जब आप समीकरण करा रहे थे, NaOH आप प्लस H2 गैस निकाल रहे थे, यहाँ पे बोला कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में उत्पादों में एक या एक से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है। एक हो सकता है या एक से अधिक भी ऐसे तत्व हो सकते हैं जो कि समान नहीं हो सकते। जैसे सोडियम है, तो देखिए सोडियम तो समान है, ऑक्सीजन भी समान है, लेकिन इसमें एक तत्व ऐसे मिले जो कि हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई है, जबकि इसमें 2 ही है। तो कहेंगे कि दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य हैं, क्योंकि दोनों बात क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो कहेंगे कि ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि जब आप 2 यानी कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैसी अभिक्रिया है। 2Cu को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा होता है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। 10 नंबर का आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। 10 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले तो जो कॉपर है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 तत्वों को मिलकर एक यौगिक बन गया, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। मतलब कि इस कॉपर और ऑक्सीजन का जब एक साथ जुड़ रहे हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ जुड़े, 2 तत्व या एक तत्व, एक यौगिक या यौगिक तत्व कुछ भी जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करे, मतलब कि 2 अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे पूछता क्या यह संतुलित है, क्या यह संतुलित है, सभी लोग कमेंट में कीजिए कि क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, जब इसको अगर 2Cu को कॉपर ऑक्साइड को आप किसी के उपस्थिति में तोड़ देते, तोड़कर क्या बनाते, 2Cu + O2 बनाते, किसी की उपस्थिति मानते हैं कि उष्मा की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में या किसी की उपस्थिति में जब 2 कॉपर को तोड़कर यहाँ पर ऐसे बन जाता, यह समीकरण उल्टा हो जाता। कैसे लिख देता, तो 2Cu O तीर का साइन इधर और 2Cu + O2 हो जाता, तब यह अपघटित होता क्योंकि यह टूट रहा था, जबकि यहाँ पे जुट रहा है। जो जुट रहा है उसको संयोजन अभिक्रिया, जब यही टूटता तो अपघटन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन में क्या होता है कि अगर मानते हैं कि एक X है और एक Y है और एक A है और एक B है, मतलब कि एक XY तत्व है और एक AB तत्व है, तो क्या होगा कि जो XY एक साथ था अब X
ए के साथ चला जाता और वाई क्या हो जाता, बी के साथ चला जाता, तो कहते तो क्या बन जाता, एक्स ए और वाई बी हो जाता, तो कहते हैं कि दोहरी विस्थापन है। मतलब कि इसको हटा रहा है तो यह क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है, तो यह दोहरी विस्थापन हो जाता। एक विस्थापन होता तो सिर्फ सिंगल विस्थापित होता, जैसे कि एक ही हटता, मतलब कि यह इसको विस्थापित कर देता, लेकिन यह इसको विस्थापित नहीं करता, तब होता विस्थापन अभिक्रिया। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो उसको एक बार बढ़िया से डिटेल से भी देख लेंगे। तो यह अभी समझ में आया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब दो तत्वों को मिलाकर एक बना दिया जाए तो उसको संयोजन अभिक्रिया, जब एक यौगिक को तोड़कर दो तत्वों में तोड़ दिया जाए तो दोहरी अपघटन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन होता तो इस x a के साथ y b के साथ होता तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यह पूछे थे संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि देखिए कॉपर दूं तो यहाँ पर भी कॉपर दूं, ऑक्सीजन दूं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन दूं, दो करने का मतलब है कि दोनों में मल्टीपल है, इसीलिए। अब आते हैं 11 नंबर। कौन सा रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है? आपको बताना है कि कौन सा है जो कैलियम से बना है, लैटिन शब्द के कैलियम से बना है, बताइए। 11 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। कैलियम से बना है। अगर कौन सा रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द के कैलियम से बना है तो पोटेशियम, पोटेशियम को क्या कहते हैं ना, और K4 होता है कैलियम, तो यह किससे बना है, कैलियम से बना है। अर्जेंटेनम कहता तो Ag, Ag मतलब चांदी, अर्जेंटेनम से बना था, लेकिन यह कैलियम है तो कैलियम किससे बना है, पोटेशियम से बना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। जब आप लेड धातु को कॉपर क्लोराइड के विलयन में से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, बताइए क्या होता है। जब आप लेड धातु को कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। लेड कॉपर का निर्मित होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, जल निर्मित होता है या लेड क्लोराइड निर्मित होता है, बताइए। 12 नंबर का, 12 नंबर का क्या होगा, मैंने किसको अभिक्रिया विस्थापित करे, किसको हटाकर कौन आ जाएगा। तो देखिए अगर 12 नंबर की आंसर की बात कहा जाए, जो लेड धातु है और एक ऐसा धातु है कॉपर क्लोराइड का विलयन कर दिया गया, मतलब कि कॉपर क्लोराइड के विलयन एक है, मतलब कि एक यहाँ पर विलयन कॉपर क्लोराइड का बना है और इसमें आप क्या कर रहे हैं, लेड को डाल दे रहे हैं, तो यह क्या करेगा, जो कॉपर क्लोराइड को लेड जो होगा विस्थापित करके लेड क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा। देखिए विस्थापित कब होता है, लेड क्लोराइड निर्मित करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो लेड होता है, जो लेड होता है वह कॉपर से, क्या लेड जो होगा वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगा। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होंगे उसके साथ क्या होगा, क्लोराइड जुड़ जाता है। पहले कॉपर था तो कॉपर के साथ जुड़ रहा था क्लोराइड, लेकिन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है लेड हो जाता है, इसलिए यह क्या करता है, लेड के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बना लेता है। आप एक और बात रखिएगा कि जब भी कोई विलयन में कोई धातु या कुछ भी डाल रहा है तो कहेगा कि क्या बना लेगा, तो देखना होगा कि कौन सा, किसकी अभिक्रिया जो है सबसे अधिक है। अगर जिसकी अभिक्रियाशील जो तत्व अधिक होगा वह कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देगा, मतलब कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो होंगे कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। जैसे कि अगर कोई भी तत्व, जैसे कि अगर कह के सोना है लोहा है, अब डाल रहे हैं तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व लोहा है तो लोहा क्या करेगा, सोना को विस्थापित कर देगा और वहां से हटके लोहा पे चला आएगा, तो यह क्या होगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड, बताइए क्या कहलाते हैं। जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जलने पर
कार्बन भी मुक्त होता है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड या निष्क्रिय ऑक्साइड। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग इसका। 13 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग। तो अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए कि जो जीवाश्म ईंधन जलाने पर जो मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो ये सब के सब अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगले आते हैं, साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि जो साबुन है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। बताइए कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है। बताइए, आंसर कीजिए 14 का। चलिए, अगर 14 नंबर की आंसर की बात कहा जाए तो जो साबुन है यह 14 नंबर जो आंसर है इसका 14 का क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर जो होगा वे होगा बी नंबर। क्यों होगा बी नंबर? तो सुनिए, जब आप वसा को, किसको? वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, जब वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यह क्या करता है? ग्लिसरीन के साथ साथ, क्या? ग्लिसरीन के साथ साथ यह उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। ग्लिसरीन के साथ साथ सोडियम या उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। पोटेशियम लवण बनाता है। मतलब कि जब वसा को जब आप गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यह ग्लिसरीन या सोडियम के या पोटेशियम के लवण बनाते हैं और यही सोडियम या पोटेशियम के जो लवण होते हैं साबुन कहलाते हैं। सोडियम का लवण और पोटेशियम का लवण, जो पोटेशियम का लवण होता है यह नहाने वाले साबुन में आता है और जो सोडियम का लवण होता है वह धोने वाले में आता है। तो यहाँ पे आपका RCOO मतलब कि जो समूह है यह, तो जो यह बनता है यह सोडियम है, तो यह सोडियम है। साबुन का सामान्य सूत्र RCOH होगा या RCOO भी होता है। के जब होगा वो पोटेशियम के लवण होंगे और पोटेशियम के लवण नहाने वाले साबुन के, जबकि सोडियम के लवण जो होते हैं धोने वाले के होते हैं। तो सामान्य सूत्र यह होता है किसका? साबुन का। यहाँ पे सोडियम है, अगर सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ दे तो सोडियम धोने वाला सोडा और पोटेशियम नहाने वाला सोडा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में हैं कितने समूह? ये तो रोज क्वेश्चन आ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से इसका। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा इसलिए क्वेश्चन यह रिपीट हो रहा। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से इसका, क्या होगा? तो सबको पता है कितना होगा? 18 समूह होगा और 7 आवर्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है कि 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉनिक नकारात्मक होगा। किसे कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। आपको बताना है किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। बताइए जल्दी से, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी? फास्फोरस के, क्लोरीन की, एल्युमिनियम के कि सल्फर के? बताइए।
किसकी अधिक होगी? जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। बताइए सबसे अधिक किसका होगा? तो अगर चार तत्वों में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया जा रहा है तो इसमें सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा वे क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन होगा। अब क्या होता है कि आप आवर्त सारणी में किधर से किधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, ध्यान देख से देखिए। जब आप आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, क्या जाते हैं, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो विद्युत ऋणात्मक होता है वह बढ़ जाता है। जो आयनीकरण की जो क्षमता होती वो भी बढ़ता है। जो आपके केंद्रीय आवेश की क्षमता वो भी बढ़ जाता है। और यह तो कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ ही दीजिए। घटता क्या है, तो जो आपका परमाणु आकार है वह घट जाता है। तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है वह यहाँ पे फ्लोरीन होता है और यहीं पे क्या होता है, क्लोरीन होता है। यह 17 वर्ग है और यह क्लोरीन है। और ऑप्शंस में आपका क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13, क्लोरीन 17, सल्फर 16, मतलब कि सभी के सभी क्या इसी के तत्व हैं, ठीक ना। तो यह 17, 16, यह होगा 16, 15, 14, मतलब कि इसी के सभी एल्युमिनियम सल्फर जो होंगे यहीं पे होंगे। तो आपको पता है कि जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और क्लोरीन जो है इस ऑप्शंस में सबसे लास्ट में है, मतलब कि बाएं छोर का सबसे लास्ट में, यह तो अक्रिय, इसको छोड़ दीजिए। तो जो क्लोरीन सबसे लास्ट में है तो कहेंगे कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती, अधिक होती है। ये तो ऐसे हो गया। बस आपको याद रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर घटता क्या है, तो उसका परमाणु आकार घटता है, बाद बाकी उसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, आयनीकरण की क्षमता बढ़ता है और उसकी जो केंद्रीय आवेश है वह केंद्रीय आवेश भी बढ़ता है। बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, घटते जाते हैं। तो आपसे पूछा था कि क्या क्या बढ़ता है, तो आपसे पूछा कि बाएं से दाएं जाने पर नहीं, आपसे पूछा है कि चारों तत्वों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे अधिक होता है, तो वे होगा क्लोरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन दाएं छोर पे सबसे अंतिम में है, इसलिए यह क्या होगा, क्लोरीन होगा। अगर आपसे ऐसे दे देता जैसे कि क्या है, एल्यूमिनियम हो गया 13, लिख लीजिए एल्यूमिनियम कितना हो गया 13, और यह क्या है 15, और यह क्या है 16, और यह क्या है 17। 13, 15, 16, 17 यह क्या है, एक ही आवर्त के हैं। और यह अब इसमें से छांटना है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो आपको पता है कि जब बाएं से दाएं जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक बढ़ता है। और सबसे अंतिम में जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले आते हैं, सल्फर की परमाणुकता क्या होती है। बहुपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक होता है, त्रिपरमाणुक या एक परमाणुक होता है। आपको बताना है कि सल्फर के परमाणु कितने होते हैं, बहुपरमाणविक, द्विपरमाणविक या त्रिपरमाणुक, बताइए। आंसर कीजिए, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। सल्फर की अगर बात कहा जाए तो सल्फर होता है S8, क्या होता है, S8। अब बताइए कि कैसा होता है। सल्फर S8 होता है तो क्या होगा, बहुपरमाणुकता, द्विपरमाणुकता, एकल परमाणुकता या त्रिपरमाणुकता। देखिए परमाणुकता क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणुकता क्या होता है, तो परमाणुकता कहता है कि किसी तत्व या यौगिक में अणु के गठन करने वाले को ही परमाणु कहा जाता है। मतलब कि उसमें कितने उसके अणु पाए गए वही क्या होंगे, उसके परमाणुकता होंगे। जैसे कि सभी अक्रिय गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल सिंगल है। क्या है, सिंगल सिंगल जब होंगे, जब सिंगल होंगे तो इसकी परमाणुकता क्या होगी, एकल परमाणुकता होगी। वह एक परमाणु रख रहा है इसलिए एकल परमाणुकता कहेंगे। जबकि आपका H2 कह देता कि H2 हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2, तो यह क्या है, द्विपरमाणुकता है। और सल्फर जब 8 हो गया तो इसको 8 परमाणुकता नहीं कहते हैं। जब 4 से अधिक हो जाता है, 4 से अधिक हो जाता है तब बहुपरमाणुकता कहलाता है। तो यह 8 हो गया, 8 हो गया तो यह कैसा होगा, बहुपरमाणुकता होगा। क्योंकि सल्फर के 8, जब यहाँ पे 2 था तो द्विपरमाणुकता, जब अधिक 8 को हो गए तो कहेंगे क्या, बहुपरमाणुकता होगा। त्रिपरमाणु 3 गो होगा तो त्रिपरमाणुकता, 4 से अधिक या 4 से अधिक होता है तो क्या होता है, वे बहुपरमाणुक होते हैं। तो यह कैसा है, बहुपरमाणुक है। क्योंकि सल्फर का सूत्र S8 होता है, S8 होने के कारण क्या होंगे, बहुपरमाणुक होंगे। अगले आते हैं, कौन सा समूह पौधे सामान्यतः शैवाल कहे जाते हैं। मतलब किस समूह के पौधे को आप सामान्यतः शैवाल कहते हैं, बताइए आप कौन से समूह के पौधे को शैवाल कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को, थैलोफाइटा को, ट्रेडोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को, बताइए किसको कहते हैं। अब बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री खत्म, बताइए 18 का क्या होगा। चलिए, अगर समूह की अगर बात कहा जाए कि कौन सा समूह शैवाल समूह से संबंधित है, वे होता है थैलोफाइटा। कौन से पौधे को सामान्यतः शैवाल समूह कहा जाता है, वो होता है थैलोफाइटा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। देखिए इसको, अगर आपसे बात कहा जाए, जो पादप जगत है, पादप जगत को 2 भागों में बांट दिया गया है। अपुष्पीय पौधे जो होता है, अष्पपुष्प, यानी कि एक होता है क्रिप्टोगेमस और एक होता है फेनोरोगेमस। पादप जगत को 2 भागों में, क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस। अब जो क्रिप्टोगेमस होता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। और जो थैलोफाइटा संघ होता है उसको शैवाल, कवक और लाइकेन में बांट दिया गया। जबकि जो फेनोरोगेमस होता है इसको 2 भागों में, नग्नबीजी और आवृतबीजी, मतलब कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, मतलब कि मोनोकोट और डाइकोट बांट दिया गया। किसको, आवृतबीजी को। तो आपसे पूछा है कि कौन सा समूह है जो कि शैवाल समूह है, तो आपको पता है कि थैलोफाइटा को ही शैवाल, कवक और लाइकेन में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर थैलोफाइटा हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए, पादप जगत को 2 भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को 3 भागों में शैवाल, कवक और जंतु कहते हैं। जबकि जो फेनोरो क्लास होता है, जो फेनोरोगेमस होते हैं, उसको 2 भागों में, एक होता है नग्नबीजी जो कि नग्नबीजी जिसको जिम्नोस्पर्म, एक होता है आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। और यह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बीजपत्री जिसे मोनोकोट और 2 बीजपत्री जिसे डाइकोट कहा जाता है। तो यह क्या है, आपको ऐसे तो आपसे पूछा था कि बताइए कि थैलोफाइटा को, मतलब कि कवक या शैवाल, पूछे कवक, शैवाल या लाइकेन किस संघ के जंतु हैं, तो थैलोफाइटा संघ के जंतु हैं। इसी को देखिए, अगर आपसे इसको सजाने के लिए अगर पूछता तो जो आपका संघ है, प्लांट पादप संघ है, क्या है, पूछिए कि किंगडम है, पादप किंगडम। जबकि इसको सब किंगडम, पहले किंगडम में, किंगडम के बाद इसे सब किंगडम में बांट दिया गया। तो प्लांट को 2 भागों में, क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस में बांट दिया गया है। क्रिप्टोगेमस को फिर डिविजन्स में बांट दिया गया है, कौन कौन से, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा को शैवाल, ठीक है, शैवाल, कवक और जो लाइकेन होता है उसमें बांट दिया गया है। जबकि इसको क्या बांट दिया गया, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म। फिर
एंजियोस्पर्म को दो भागों में मोनोकोट और डाइकोट में बांट दिया गया। तो ब्रायोफाइटा के कुछ है, फुनेरिया ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, ठीक है। जो फुनेरिया होता है, पर्टिस जो पैटेरियस है, ये टेरिडोफाइटा के। अब देखिए एल्गी में स्पाइरोगाइरा है, राइजोपस है। तो एक बार जो है इसको देख लेते हैं कि जो सवाल से क्वेश्चन बना है, सवाल कौन कौन से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि सवाल कहा जाता है किस संघ के है, तो थैलोफाइटा के है। किसके हैं, सवाल किस संघ के जंतु है, थैलोफाइटा के। अब पूछता है कि थैलोफाइटा किसके है, तो क्रेप्टोगेमस के। क्रेप्टोगेमस के पार्ट से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा के हैं शैवाल, कवक और लाइकेन। अब शैवाल की अगर बात कहा जाए तो शैवाल कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल होते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा लाल शैवाल, हरे शैवाल। तो कौन कौन से हरे शैवाल होते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ शैवाल हरे होते हैं, जैसे कि बुलोक्सा, यह क्या है, बुलोक्सा जो होता है, वोलोक्सा हरा शैवाल होता है। क्लोडोमोनास, यह क्या है, क्लोडोमोनास, ये भी क्या है, कहे कि वोलोक्सा भी एक शैवाल है। जो क्लोडोमोनास होता है वो भी क्या होता है, एक शैवाल होता है। क्लोडोमोनास भी क्या है, एक शैवाल होता है, क्लोडोमोनास भी शैवाल है। और कारा, जो कारा होता है वो भी क्या होता है, एक शैवाल होता है। सब के सब क्या हैं, एक हरे शैवाल हैं। बुलक्सा, क्लोडोमोनास और कारा सभी हरे शैवाल हैं। कुछ शैवाल भूरे भी होते, लाल भी होते हैं, कुछ शैवाल लाल भी होते हैं, जैसे कि पोरोफाइस, क्या, पोरोफाइस और होता है पोलीसाइफोनिस। यह सारे के सारे क्या शैवाल हैं, वोलोक्सा, ये सब कहते हैं क्या है, शैवाल के ही प्रकार हैं। कुछ भूरे शैवाल हैं जिससे कि उसके नाम से आप लोग परिचित होंगे, जैसे कि लिमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्योटा। लिमिनेरिया से, लिमिनेरिया नामक पौधा से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो लिमिनेरिया, फ्यूकस और डियोक्टा जो है ये सारे के सारे क्या हैं, भूरे शैवाल हैं। तो शैवाल में भी बांटा जाता है, लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। तो भूरे शैवाल में निमलेरिया, फ्यूकस और डियोक्टा। लाल शैवाल में कौन आ गए, लाल शैवाल में कौन आ गए, तो पोरफाइसा, पोलीसाइफोनिसिया। जबकि हरे शैवाल में बुलेक्सा, क्लोडोमोनास। तो अधिकतर क्लोडोमोनास पूछता है और लिमिनेरिया, ये सारे के सारे क्या है, शैवाल के प्रकार हैं। तो यह क्वेश्चन आपको इतना इससे बन सकता है और इसका डिस्कशन ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो आपसे पूछा कि सामान्यतः शैवाल कहे जाते हैं किस संघ के होते हैं, तो सामान्यतः जो शैवाल होते हैं वह थैलोफाइटा के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, बताइए कौन सा पादप समूह में परागण होता है। आपको बताना है कि परागण के लिए कौन सा समूह है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी। आवृतबीजी को ही क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। कौन सा है बताइए। पादप समूह में परागण की आवश्यकता होती है, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, थैलोफाइटा में या आवृतबीजी में, किसमें होता है बताइए। किसमें परागण की आवश्यकता होती है, आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, अनावृतबीजी। आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म, अनावृतबीजी को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो पादप समूह में किसके परागण की आवश्यकता होती है, तो परागण के लिए आवृतबीजी होता है। क्योंकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा यह अविकसित रूप में होता है और इसमें कोई फल फूल नहीं लगता है। तो और इसमें जब फल फूल नहीं लगता है तो इसकी परागण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि आवृतबीजी जो होते हैं, क्या होते हैं, जो आवृतबीजी होते हैं, परागण जो होता है मुख्यतः, पहले देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ देखिए, इसको मुख्य रूप से इसको देखिए। जो पादप जगत में जो फेनोरोगेमस था, आप जब इसको बांट रहे थे, एक बांट रहे थे नग्नबीजी जिसे अनावृतबीजी भी कहा जाता है, नग्नबीजी को अनावृतबीजी भी कहा जाता है, और एक होता है आवृतबीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो जो अनावृतबीजी होते हैं, जो अनावृतबीजी होते हैं वह नग्नबीजी होते हैं, इसमें परागण की आवश्यकता नहीं पड़ता है। परागण की आवश्यकता जो होता है आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में होता है।
क्या होता है? एंजियोस्पर्म में। आपसे पूछे कि जो परागण होता है एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की विशेषता होती है, क्योंकि यह पौधे जो होते हैं पुष्पीय पौधे के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या होते हैं? यह पुष्पीय पौधे। देखिए आप कहिएगा ना कि आपके मन में कहीं आ रहा होगा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्यों नहीं हुआ? तो इसका नाम है अपुष्प क्रेप्टोगेमस, मतलब कि अपुष्पित वर्ग होता है, मतलब इसमें पुष्प नहीं होता है, पुष्प फल नहीं होता है। तो जिसमें पुष्प और फल ही नहीं होगा उसमें परागण होने की कहाँ से संभावना है? तो यह क्रेप्टोगेमस में फल फूल पुष्प नहीं होता है, तो इसमें परागण की कोई नहीं। जबकि यह पुष्पभिद होता है, पुष्पभिद को ही फेनोरोगेमस बोलते हैं। तो जिसमें पुष्प होता है उसी में परागण की घटना होगी। और इसमें दो होता है, एक होता है नग्न बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म, एक होता है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। अब नग्न बीजी में परागण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में परागण की आवश्यकता होती है। जब परागण होता है तब यह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बनता है, यानी मोनोकोट और डाइकोट। आपसे पूछ सकता है कि मोनोकोट और डाइकोट किसका भाग है? तो एंजियोस्पर्म का या आवृत बीजी का भाग होता है। तो आपसे पूछा कि परागण के लिए परागण समूह होता है किसमें? तो परागण समूह होता है आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म में, क्योंकि यह अपुष्पभिद पौधे होते हैं, इसमें परागण नहीं होता है। जबकि यह पुष्पभिद के आवृत बीजी होते हैं, अनावृत में नहीं होता है। तो यह हुआ इसका। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए कि लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? जो लिटमस होता है किससे निकाला जाता है? जेरेनियम से, पेटूनिया से, लाइकेन से। 20वां नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। किससे निकाला जाता है? लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से। पेटूनिया से, लाइकेन से या जेरेनियम से। 20 का क्या होगा? 20 का क्या होगा? आंसर कीजिए जल्दी से। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से, पेटूनिया से या जेरेनियम से या हाइड्रंगी से। अगर 20 नंबर के आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो लिटमस का घोल होता है वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन की अगर बात कहा जाए तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जो होता है विलयन जो होता है वह बैगनी रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, जो रंजक होता है। कैसा होता है? आपसे पूछे कि लिटमस का जो विलयन होता है वो बैगनी रंग का क्या होता है? रंजक होता है, जो थैलोपाइटा संघ के लाइकेन से, क्योंकि शैवाल, कवक और लाइकेन यह सारे के सारे किस संघ के जंतु हैं? तो यह थैलोफाइटा के हैं। तो जो थैलोफाइटा संघ के लाइकेन से यह कहता है कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है लिटमस। लिटमस पूछे तो थैलोफाइटा संघ के लाइकेन से लिटमस को निकाला जाता है। और इसी लाइकेन को कहा जाता है, इसी लाइकेन को कभी कभी कहा जाता है कि यह वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक भी माना जाता है। अगर आप लाइकेन को देखना चाहें तो लाइकेन को देखिए, लाइकेन होता है कुछ इस प्रकार। पेड़ पे आप देखेंगे भूरा भूरा कलर का हो जाता है कभी कभी, तो जो पेड़ पे जो भूरा कलर दिखाई देता है वही लाइकेन होता है। तो यह जो है यह क्या है? लाइकेन है। यह भूरा लाइकेन है, यह क्या है? हरा लाइकेन होता है। तो यह हरा भूरा कैसे हो जाता है? जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। यह कहता है कि जब वायु में अधिकतर सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो लाइकेन वहां पे मिलता है, भूरा लाइकेन मिलता है। तो यह लाइकेन है। और एक ऑप्शन में पेटूनिया था, तो पेटूनिया का यही फूल है। जो पेटूनिया है यही पेटूनिया का फूल है। पेटूनिया का क्या है? यह फूल है। यह भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक ये भी होता है। आपसे कभी कभी पूछता है कि किसका फूल प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करता है, तो पेटूनिया का फूल जो है प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करता है। जब अम्लीय वर्षा होता है, जब क्या होता है? जब अम्लीय वर्षा होता है ना, तो इसका कलर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जो अभी दिखाई दे रहा है जिस कलर का, वह बारिश होने पर बैगनी कलर का हो जाता है।
तो बैगनी कलर, तो पेटूनिया भी एक प्राकृतिक सूचक ही होता है, लाइकेन भी एक प्राकृतिक सूचक है। बशर्ते आपसे यह पूछा है कि बताइए यह क्या है, लाइकेन, ये भी लाइकेन है। तो आपसे यह पूछा था कि लिटमस के घोल किससे निकाले जाते हैं, तो लाइकेन। लाइकेन किस समूह के हैं, तो थैलेफाइटा समूह के हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक मोनोकॉट है, लीजिए एक बीजपत्री पूछ रहा है, मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब क्या, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री है। आपसे पूछा कि मोनोकॉट, मोनोकॉट किस में, आवृत बीजी में। आवृत बीजी किसी में, तो जो पुष्पभीत होता है, एक होता है क्रिप्टोगेमस, फेनोरोगेमस। फेनोरोगेमस जो होता है उसमें जो पाया जाता है मोनोकोट। तो पूछा कि एक मोनोकोट कौन है, फर्न है, स्पाइरोगाइरा है, पैपियोपेडिलियम है, पैपीपेडिलियम है, आइपोपियम है। बताइए कि मोनोकोट कौन है, पैपीपेडिलियम है। आंसर कीजिए जल्दी से, या कौन होगा इसका राइट आंसर। बताना है कि इसमें कौन एक बीजपत्री है, यानी कि मोनोकोट है। फर्न, आइपोयम, स्पाइरोगाइरा, पैपियोपेडिलम। एक इसका आंसर कीजिए जल्दी से। तो आंसर की अगर बात कहा जाए 21 नंबर का आंसर क्या होगा, तो एक मोनोकोट कौन सा है, तो एक मोनोकोट जो है पैपियोपेडिलम। पैपियोपेडिलम जो है एक मोनोकोट होता है, यानी कि एक बीजपत्री होता है। पैपियो जो होता है एक बीजपत्री होता है। अगर इस मोनोकोट की अगर बात कहा जाए, अगर देखना चाहें कि पैपियोपेडिलम कैसा होता है, तो देखिए पैपियोपेडिलम कैसा होता है, तो पैपियोपेडिलम कुछ ऐसा होता है। यह जो पैपियोपेडिलम होता है, यह क्या है, यह है पैपियोपेडिलम। जो पैपियोपेडिलम होता है यह एक बीजपत्री होता है। देख रहे हैं यहाँ पर एक बीज ही निकलेगा, यह आकर्षक होता है। पैपियोपेडिलम जो होता है एक बीजपत्री होता है। यह पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में, जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पे पाया जाता है, और यह भूमि पर सबसे शोभनीय पौधा, यानी कि सबसे शोभनीय पौधा के रूप में जाना जाता है। और इसको कभी कभी जो पैपियोपेडिलम है, पैपियोपेडिलम को, तो जो पैपियोपेडिलम होता है इसको, यह पृथ्वी पर सब, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पैपियोपेडिलम यह पृथ्वी पर शोभनीय पौधा होता है। और पैपियोपेडिलम को ना एक नाम से भी जाना जाता है, लेडी स्लीपर। लेडी स्लीपर, लेडी स्लीपर क्योंकि यह जो है आपको लेडीज का जो स्लीपर होता है सैंडल की तरह दिखाई देता है, तो लेडी स्लीपर के रूप में होता है। तो पैपियोपेडिलम को लेडी स्लीपर भी कहा जाता है। और जो पैपियोपेडिलम होता है वह एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री होता है। तो पूछे कि एक मोनोकोट कौन होता है, तो पैपियोपेडिलम जो होता है एक बीजपत्री होता है। आगे आते हैं 22 नंबर। रीढ़ को क्या कहा जाता है, फीमर, वृक्ष, रिप्स या मेरुदंड, क्या कहा जाता है? रीढ़ को क्या कहा जाता है, बताइए। रीढ़ को क्या कहा जाता है, फीमर, मेरुदंड या रिप्स, बताइए क्या कहा जाता है। तो अगर 22 नंबर के आंसर की बात कहा जाए तो सबको पता है कि जो रीढ़ की हड्डी होता है, जो रीढ़ की हड्डी होता है उसी को मेरुदंड कहा जाता है। फीमर या जांघ की हड्डी होता है तो यह मेरुदंड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? 23 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उपास्थि, सीरा, स्नायुबंध, ओराल, ओरलर, बताइए। उपास्थि, सीरा, स्नायु, बताइए क्या होता है। आपसे पूछा है कि मांसपेशियों के हड्डी, हड्डी से हड्डी 2 दिन आया, अब आया है आज मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है कौन? उपास्थि, सीरा, स्नायुबंध या ओरलर। 23 का बात बताइए, 23 का आंसर कीजिए जल्दी से सभी लोग कि मांसपेशियों में हड्डी जुड़ा होता है ओरलर से, स्नायुबंध से, उपास्थि से या सीरा से। तो अगर इसकी बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा सीरा। सीरा को ही टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन्स कहा जाता है, या इसी को कंडरा भी कहा जाता है, कंडरा भी कहा जाता है।
तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को सीरा, टेंडन या कंडरा कहा जाता है, जबकि अस्थि से अस्थि के जोड़ को स्नायुबंध या लिंगामेंटस कहा जाता है। लिंगामेंटस कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को तो स्नायुबंध या लिंगामेंटस, जबकि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है तो उसको कंडरा, टेंडन या सीरा कहा जाता है। यह तीनों ऑप्शन एक है, जबकि स्नायुबंध और लिंगामेंटस एक जैसा है। टेंडर, कंडरा और सीरा एक जैसा होता है। अगले आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितना देर तक रहता है? 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.11 सेकेंड। बताइए क्या होगा। तो अगर सबको पता है कि मानव मस्तिष्क में अगर ध्वनि की संवेदना बात किया जाए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो संवेदना होती है वह कितनी होती है? तो 0.1 सेकेंड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि 1 सेकेंड का 10वां भाग जो रहता है हमारे कान के ध्वनि की संवेदना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर बताइए कि मछली में पाया जाता है 1 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय या 4 कक्षीय हृदय। बताइए कि मछली में पाया जाता है 1 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय या 3 कक्षीय हृदय। तो चलिए अगर आंसर की बात कहा जाए तो सबको पता है कि मत्स्य वर्ग में कितना होता है? 2 होता है। मत्स्य वर्ग में 2 होता है। सरीसृप या रेप्टिलिया, सरीसृप या रेप्टिलिया जो होता है उसमें होता है 3। सरीसृप और रेप्टिलिया में 3। एम्फीबियन वर्ग में जो का है उसमें भी कितना होता है? 3। सरीसृप, रेप्टिलिया 3। 4 किसमें होता है? तो ममेलिया या स्तनधारी वर्ग में। किसमें? स्तनधारी, ममेलिया, पक्षी या एबीज वर्ग में। ममेलिया को ही स्तनधारी कहा जाता है, पक्षी को ही एबीज कहा जाता है। तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में 4 और 3 किसमें होता है? तो उभय जो एम्फीबियन होते हैं और जो रेप्टिलियंस होते हैं उसमें, और मछली में कितना होता है? 2 होता है। तो मछली पूछा गया था तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यह क्या था? लास्ट क्वेश्चन था, इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग हर रोज़ जुड़िए रात्रि 9 बजे। हम लोग को पता है कि हम लोग हर रात 9 बजे जुड़ते हैं। यह सेशन 8 सेशन था, यह प्रैक्टिस सेट 8वां सेट था। कल फिर रात्रि कितने बजे जुड़ेंगे? 9 बजे अपने समय पे जुड़ेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, एक बार इसको लाइक कीजिए और अपने साथ जुड़िए तो उस समय शेयर कर दीजिए, क्योंकि डिस्कशन करते समय नहीं बोल पाते हैं कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। तो जो इस चैनल पे पहली बार होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देंगे। और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स जो नीचे खुलता है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है और क्या क्या परेशानी है, जो दिक्कत हो रहा है, या कौन से टॉपिक आपको इसी में इंक्लूड कर दिया जाए जो कि अच्छा हो जाए क्वेश्चन को लेकर, जिससे कि आपको दिक्कतों को दूर किया जा सकते। तो डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।